स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उनमें से एक है हाई पास और लो पास फिल्टर के बारे में। इसके अलावा फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में जानेंगे और इसी वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ बेसिक सिग्नल क्या होते हैं और उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। इसके अलावा वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो में अंतिम तक। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, किसी भी रजिस्टर को देख करके हम उस रजिस्टर की वैल्यू कैसे बता सकते हैं, उसे कहते हैं कलर कोडिंग करना। कलर कोडिंग कैसे करते हैं कि रजिस्टर की, उसे आज वीडियो में समझेंगे। देखिए, कुल रजिस्टर पे हमें 10 तरीके के कलर मिलते हैं। उन कलर को याद करने का तरीका है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइब। ये 10 कलर हैं। बेसिकली ये ब्लैक से स्टार्ट होता है और लास्ट में वाइट तक जाता है। अभी मैं आगे वीडियो में सभी कलर का पूरा नाम बता दूंगा आपको। तो अभी स्क्रीन पे आप सामने 4 बैंड का रजिस्टर देख रहे होंगे। इस रजिस्टर में जो पहले 2 बैंड हैं, ये हमेशा उस रजिस्टर की डिजिट वैल्यू शो करते हैं। जो थर्ड बैंड होता है वो हमेशा मल्टीप्लायर की वैल्यू शो करता है और लास्ट यानी चौथा बैंड टॉलरेंस की वैल्यू शो करता है। अब आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ वो फार्मूला जिससे हम कलर कोडिंग की वैल्यू निकाल देते हैं। दोस्तों, वो फार्मूला है ए बी इंटू 10⁻C प्लस माइनस डी। अभी मैंने जो आपको बताया, ए और बी ये 2 फिक्स डिजिट हैं। ये ए की वैल्यू होती है और ये वाला बैंड, सेकेंड वाला बैंड हमेशा बी की वैल्यू देता है। सी वाला जो बैंड होता है वो हमेशा 10 की पावर में जाता है, यानी मल्टीप्लायर इसको कहते हैं। और डी यानी टॉलरेंस, ये लास्ट वाला बैंड होता है जिसकी वैल्यू हमेशा प्लस और माइनस में रखी जाती है। अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइब का, वहाँ बी जो है ब्लैक है, ब्राउन सेकेंड बी है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इसी तरह करते हुए ये ब्लू, वॉयलेट और ग्रे पे खत्म होता है। इस वाले रो में आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लायर सॉरी टॉलरेंस की वैल्यू दी हुई है और ये वाला सीरीज जो है इसमें मल्टीप्लायर की वैल्यू दी हुई है। इस तरीके से इसकी हम वैल्यू को याद कर लेते हैं। यहाँ नीचे आप देख रहे होंगे दो और कलर दिए हुए हैं, पहला गोल्ड और ये सिल्वर। दोस्तों, जो डी वाला यानी कि टॉलरेंस वाला होता है बैंड, उस बैंड में हम लोग 3 चीज पाते हैं। पहला, या तो वहाँ पे गोल्ड दिया कलर कलर की वैल्यू कलर दिया होगा कोडिंग, या तो वो सिल्वर दिया होगा, या फिर कोई भी कलर नहीं होगा। उस केस में जो इंपॉर्टेंट जो होता है कि टॉलरेंस और मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या रखते हैं। देखिए, गोल्ड के केस में हमेशा हम 10⁻⁻1 रखते हैं और सिल्वर केस में 10⁻², ये होते हैं मल्टीप्लायर की वैल्यू। उसी तरह इन दोनों केस में जो टॉलरेंस होता है वो क्रमशः 5% और 10% होता है। जैसा आप पहले मेरे स्लाइड पर देख भी रहे होंगे, यहाँ मैंने दिया है 3। जो डी बैंड था वो गोल्ड, सिल्वर और नन कोई कलर ना हो, उस केस में मल्टीप्लायर और टॉलरेंस की वैल्यू में यहाँ पे डिस्कस कर दी है। बेसिकली यही एग्जाम में पूछता भी है प्रश्न और यहीं से कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट इस वीडियो का, ये है डीसी मशीन के कुछ प्रोपोर्शनलिटी वैल्यू पे। क्या है ये? पहला, जैसे ब्रश फ्रिक्शन लॉस होता है, विंडेज लॉस होता है और एडी करंट लॉस होता है। ये तीनों जो फैक्टर हैं हमेशा स्पीड के स्क्वायर की प्रोपोर्शनल में हमेशा होते हैं। अब आपके सामने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मटेरियल को डिस्कस करेंगे। कुछ हम मैग्नेटिक मटेरियल आपके सामने यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। ये 4 मटेरियल हैं, चारों का डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसे हम लोग समझेंगे। देखिए, पहले पैरामैग्नेटिक मटेरियल का आप डोमेन कैरेक्टरिस्टिक समझिए। ये हमेशा जिग जैग में होता है, यानी कोई भी इसका डोमेन एक सीधे नहीं होता है। ये हमेशा एक दूसरे के जिग जैग कैरेक्टर में होते हैं। इनका ओरिएंटेशन हमेशा अलग होता है। ये हमेशा नॉन पेयर्ड होते हैं। फेरोमैग्नेटिक आप देख रहे होंगे, ये हमेशा पैरेलल ओरिएंटेशन शो करता है। इसके अलावा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, ये भी एक दूसरे के अपोजिट में पैरेलली होते हैं, यानी कि एक दूसरे को कट आउट कर देते हैं और इस तरीके से ये पूर्ण रूप से डीमैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। लास्ट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे फ्री मैग्नेटिक मटेरियल का डोमेन कैरेक्टर। यहाँ पे भी एक दूसरे के ये अपोजिट में होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते हैं। आप देख रहे होंगे एक दूसरे को ये कैंसिलेट नहीं हो, क्योंकि एक दूसरे का परिमाण यहाँ पे दूसरे से कम है। तो एंटी फेरी मैग्नेटिक मटेरियल और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में यही डिफरेंस होता है कि ये एक दूसरे के डोमेन आपस में कट आउट कर देते हैं, यानी पूरी तरीके से मैग्नेटिक कैरेक्टर ये खत्म हो जाता है इसमें। लेकिन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में ये
होते हैं इसके डोमेन तो पैरेलल में ही, एंटी पैरेलल में होते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होते हैं क्योंकि इनका परिमाण अलग-अलग होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फेरीमैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रकृति लगभग सेम होती है। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये केवल तभी तक इसमें मैग्नेटिज्म उपलब्ध होगा जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में होगा। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाते ही पैरामैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से जो एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, ये आप ये देख रहे होंगे कि इसके डोमेन्स अपोजिटली ओरिएंटेड हैं, अतः ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देंगे। दिस सब्सटेंसेस आर नॉट अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन नॉट बी मैग्नेटाइज। ये एंटी फेरेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का उपयोग हम लोग परमानेंट मैग्नेट को बनाने में मुख्य रूप से करते हैं। और ये आप देख रहे होंगे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, जिसने बताया कि ये भी एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेशन में होते हैं इनका डोमेन, लेकिन चूंकि इन दोनों का परिमाण बराबर नहीं होता है, इसलिए ये कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन इनकी तुलना में इनका अट्रैक्शन पावर थोड़ा कम होता है। जब भी हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं तो दो टेम्परेचर डिस्कस करना महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम में पूछता भी है। पहला क्या होता है, जैसे एक होता है नील टेम्परेचर और एक होता है क्यूरी टेम्परेचर। आइए जान लेते हैं क्या क्या होता है ये दोनों टेम्परेचर। पहले समझते हैं क्यूरी टेम्परेचर के बारे में। ये वह टेम्परेचर होता है जिसके नीचे, ये वाला केस आप देख रहे हैं, जिसके नीचे फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है मटेरियल, और क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर जाने पे वो पैरामैग्नेटिज्म शो करने लगता है। यानी कि वह टेम्परेचर जिसके नीचे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक हो जाए और उसके ऊपर वो पैरामैग्नेटिक हो जाए, उसे क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। उसी तरीके से वह टेम्परेचर जिसके नीचे मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक हो और उस निश्चित टेम्परेचर के ऊपर जाने पे वो पैरामैग्नेटिज्म शो कर दे, इस तरीके के टेम्परेचर को हम लोग नील्स टेम्परेचर कहते हैं। अब समझेंगे इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, और इसी क्रम में समझेंगे बैंड रिजेक्ट फिल्टर और बैंड पास फिल्टर के बारे में। देखिए, पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जो फिल्टर दिख रहा है आपको है, ये एक हाई पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर की पहचान क्या होती है? इसमें कैपेसिटर वर्टिकली लगा होता है। देखिए, याद करने की एक ट्रिक भी होती है, जैसे कैपेसिटर ये इस तरीके से पैरेलल खड़ा हुआ है तो एच भी इस तरीके से बनता है। एच मीन्स हाई और हाई मीन्स मतलब इस तरीके से कैपेसिटर इसमें कनेक्ट हुआ है। देखिए, फिल्टर होता क्या है? आरएलसी कनेक्ट किया हुआ ऐसा सर्किट जो अनवांटेड सिग्नल को उस सिग्नल से, यानी बेसिक सिग्नल से रिमूव कर दे, उसे हम फिल्टर कहते हैं। जो भी फिल्टर आप देख रहे हैं ये हाई पास फिल्टर है, और ये फिल्टर हाई रेटिंग के फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास कर देता है, लेकिन लो रेटिंग के फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ये रोक देता है, इसलिए इसे हम एक हाई पास फिल्टर के रूप में जानते हैं। अब आपके सामने जो दूसरा यानी कि लो पास फिल्टर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे हमेशा पैरेलली में कनेक्ट होता है कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर आप देख रहे होंगे कुछ यल शेप भी बना रहा है। तो इस तरीके से इसे हम याद कर लेते हैं, ये लो पास फिल्टर है। देखिए, जैसे इनपुट पे हम लोग कॉम्बिनेशन दे रहे हैं हाई पास और लो पास दोनों तरीके के सिग्नल का, तो लो पास फिल्टर अगर हम आगे कनेक्ट करते हैं तो ये केवल लोअर फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को पास करके आउटपुट इस तरीके का दे देता है। इसी तरीके से लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर के कॉम्बिनेशन को हम लोग बैंड पास या बैंड रिजेक्ट फिल्टर के रूप में जानते हैं। यह आप जो सर्किट पे देख रहे हैं, ये दोनों फिल्टर का सम है, और इस फिल्टर को हम लोग बैंड रिजेक्ट फिल्टर की तरह इसको हम लोग उपयोग में लाते हैं। आपके सामने है इन चारों फिल्टरों का कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, यहाँ पे एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के बीच में कैरेक्टरिस्टिक की जगह है। ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक लग रहा है ये लो पास फिल्टर का है, या नीचे वाला आप देख रहे हैं ये हाई पास फिल्टर का है। यहाँ पे बैंड पास है और ये बैंड रिजेक्ट फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए, बात करते हैं पाइप अर्थिंग के बारे में। तो पाइप अर्थिंग में पूछता है कि जब वो अर्थिंग करते हैं तो उसमें चारकोल और नमक की मात्रा कितना रखते हैं, तो वो होता है 10-10 किलो का। इसके अलावा इस अर्थिंग में जो डायामीटर की वैल्यू होती है, वो पाइप की जो वैल्यू होती है डायामीटर, वो 40 mm होती है, और लेंथ जो होता है पाइप का वो लगभग 8 फीट उसमें कर लेते हैं। इसके अलावा इस अर्थिंग का उपयोग हम लोग ऑर्डिनरी सॉइल या फिर ड्राई या फिर रॉकी एरिया में करते हैं। आर्क वेल्डिंग में हमें, अगर हम एसी वोल्टेज का उपयोग कर रहे हैं तो स्टेबलाइज आर्क के लिए 70 टू
100 वोल्ट का उपयोग होता है। वहीं अगर हम लोग डीसी का उपयोग कर रहे हैं तो डीसी के केस में हमें केवल 50 से 60 वोल्ट की उपयोगिता होती है। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर इज 3 टाइम्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स। देखिए, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी की वैल्यू हमेशा होल्स से ज़्यादा होती है। प्रश्न ये पूछता है कि कितने टाइम्स होती है, तो ये हमेशा 3 गुने यानी थर्ड टाइम होती है। स्टैकिंग फैक्टर के बारे में जान लीजिए आप लोग। ए रेशियो होता है AN बाई AG के, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। AN क्या है? ये है नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर, ट्रांसफार्मर में होता है। और जो AG होता है ये ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कोर होता है ट्रांसफार्मर के। स्टैकिंग फैक्टर का उपयोग हम लोग जनरली ट्रांसफार्मर को डिजाइनिंग करने में करते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में कि अगर केवल इसमें सीरीज में इंडक्टर इस तरीके से कनेक्टेड होता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तो ABCD पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है? क्रमशः 1Z01 ये इस तरीके से इसका वैल्यू होता है। A का 1 होता है, B की जगह पर Z यानी इम्पिडेंस होता है, C की 0 होता है और D भी 1 होता है। A और D की वैल्यू हमेशा इसमें बराबर होती है। इसी तरीके से अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में अगर शंट कैपेसिटर को हम लोग पैरेलली यहाँ पे ऐड करते हैं, तब उस केस में शॉर्ट ट्रांसमिशन पैरामीटर की वैल्यू किस तरीके से बदलती है उसे देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। यानी कि A की जगह पे 1 प्लस जेड वाई हो जाएगा और B की जगह पे वो Z हो जाता है, C की जगह पर एडमिटेंस आ जाता है यानी Y आ जाता है और D की जगह पर 1 आ जाता है। अब आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक होने वाला है। कुछ बेसिक सिग्नल हैं और उनके हम ट्रांसफार्म लाप्लास ट्रांसफार्म के बारे में बात करें। पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में। देखिए, यूनिट स्टेप फंक्शन का जो पहले ग्राफ होता है वो आप देख लीजिए। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में हमेशा इस तरीके से होता है और इसका जो लाप्लास ट्रांसफार्म होता है वो 1/s होता है। दूसरा, यूनिट रैंप फंक्शन जो होता है उसका हमेशा ये 0 से पास करेगा और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो 1/s स्क्वायर हो जाता है। इसी तरीके से थर्ड और लास्ट यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है। इसका हमेशा जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के पैरेलल होता है और ये हमेशा 0 से पास होता है। इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछते हैं, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1 का लाप्लास पूछता है तो 1/s हो जाता है। e⁴ का पूछता है, e को 1/s-1 हो जाता है। वहीं t⁴n अगर पूछेगा तो ये फैक्टोरियल n/s⁴n+1 हो जाएगा। दो और इम्पोर्टेंट लाप्लास जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा जाता है वो है साइन थीटा और कॉस थीटा का पूछता है। तो यहाँ पर जो थीटा के साथ मल्टीप्लायर में यानी b ऊपर चला जाएगा और s² + b² नीचे आ जाएगा और cos bt की वैल्यू s ऊपर आ जाएगा और नीचे s² + b² हो जाएगा। इन दोनों केस में जो s की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं हम लोग यही बस समाप्त। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस कर चुके हैं। मिलेंगे फिर कुछ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया हो तो उसे आप समझ चाहते हैं वो भी मुझे बता सकते हैं। मिलेंगे फिर से एक अच्छे और नए कंटेंट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।